और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अजमेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। अजमेर में डॉक्टर की पिटाई का मामला है, जहां मामले में आरोपी जेईएन पर एक्शन होगा। जेईएन रघुनंदन को सस्पेंड करने पर सहमति बन गई है। होमगार्ड पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। वहीं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्देशन पर यह जांच आगे की जाएगी। दरअसल इस दौरान एनडीटीवी ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और जो छोटा मासूम बच्चा इस दौरान कार्रवाई के दौरान घर पर मौजूद था और पेरेंट्स यानी कि परिवार के जो बाकी लोग थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे, और उसके बावजूद भी जल्दबाजी में कार्रवाई कर दी गई। इसको लेकर के हमने सवाल उठाया, बार बार सवाल उठाते हुए जब इस मामले को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछा गया, तब अब इस मामले को लेकर के एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि जेईएन रघुनंदन को सस्पेंड करने पर सहमति बन चुकी है। होमगार्ड पर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया गया है। वहीं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्देशन पर यह जांच होगी। और आपको यह भी बताएं कि मामले में आरोपी जेईएन पर एक्शन की बात भी सामने आ रही है। तो एनडीटीवी की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। पवन अटारिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? आप पहले जो है अमानवीय तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इसमें कार्रवाई की गई। मैं आपसे जरा जवाब लूं, लेकिन उससे पहले जरा इस पर प्रतिक्रिया जो सामने आई है जरा सबसे पहले वो दिखाते हैं। जो भी 3-4 मांगे थी, ये बेसिकली वहां का जो होमगार्ड जो था उसको हटाने की बात थी। कोई नगर पालिका के एडीए के कोई जेईएन थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मामला था। इसी तरह से केसेस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी दूसरे अधिकारी को देने का था, और इस संपूर्ण मामले की जांच जो है वो एडिशनल डिविजनल कमिश्नर द्वारा किए जाने की इन्होंने वहां पे प्रार्थना पत्र दिया था। ये सभी बातों पे मैंने और डीसी साहब ने वार्ता करके और सहमति बना करके इन्होंने जो अपना जो ज्ञापन दिया था उस पर मांगे मान करके और इनका जो आंदोलन जो है वो समाप्त कर दिया और वो लेकर वहां से चले गए। जो दुर्व्यवहार एडीए ने किया हमारे साथ, उसका जल्दी से जल्दी समुचित निदान करने के लिए इन्होंने स्वीकृति दी। आज डीसी साहब के साथ और आईजी साहब के साथ मीटिंग हुई, जिसमें इन बातों में स्वीकृति मिली हमें कि पहला तो कि निर्माण की लिखित स्वीकृति इन्होंने दे दी कि जिस तरह से अवैध बताकर जिन्होंने निर्माण को तोड़ा था उस पर दोबारा निर्माण करा जाएगा, और एडी ने उसकी स्वीकृति दे दी है। एडीए चेयरमैन साहब, कलेक्टर साहब ने उसकी स्वीकृति दी है। जो दस्ता तानाशाही करते हुए उसको तोड़ने आया, उसके अध्यक्ष रघुनंदन जी को उसको सस्पेंड कर दिया गया तुरंत, तथा सभी होमगार्ड्स को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। जो भी संबंधित अधिकारी एडीए के उच्च अधिकारी थे और जो भी वहां के पुलिस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एक डीसी स्तर पर एक जांच आयोग बैठेंगे और उसकी 30 दिन के भीतर भीतर उसकी कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने समय सीमा बताई है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो भी एडी के उच्च अधिकारी हैं वो एक अपोलॉजी लेटर, एक माफीनामा जारी करेंगे, और जो उन्होंने एफआईआर हमारे खिलाफ बेवजह की लगाई, राजकार्य में बाधा का, उसको 7 दिन के भीतर भीतर जांच करके एफआईआर लगा दिया जाएगा। और इस मामले पर पवन अटारिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पवन, क्या अभी जानकारी है? अब फिलहाल आश्वस्त कर दिया गया है, एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस पूरे प्रकरण में नजर बनाए हुए थे और उनके दिशा निर्देशन में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल, जिला कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और ब्राह्मण समाज और निजी चिकित्सक और कुलदीप शर्मा के एक संयुक्त बैठक संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। और संभागीय आयुक्त कार्यालय में जो भी चिकित्सकों और डॉक्टर की जो मांग थी, ब्राह्मण समाज की जो मांग थी, उस पर सहमति यहाँ पर बन गई है। डीआईजी ओम प्रकाश के दखल के बाद उन्होंने जानकारी दी है कि जो मांगे थी वो मांग ली गई है, जिसमें होमगार्ड पर कार्रवाई, एडिशनल संभागीय आयुक्त वो पूरे प्रकरण की जांच करेंगे, और जो जेईएन था उसको सस्पेंड यहाँ पर किया गया है। माफीनामा यहाँ पर जिन अधिकारियों ने किया, जो बुलडोजर चलाया था, उस पर माफीनामा लिख कर देंगे, और तमाम जो मांगे थी वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। और इस तरीके से जो ब्राह्मण समाज में आक्रोश था वो फिलहाल थम गया है। और जो कुलदीप शर्मा है, उनको जो उनके साथ जो घटना घटी, उनके कपड़े फाड़े गए, धक्का मुक्की हुई, उस पर जो अधिकारी हैं उन पर वो माफीनामा यहाँ पर लिख के देंगे, और जो निर्माण तोड़ा गया है उसको वापस बनाने की स्वीकृति भी यहाँ पर संबंधित विभाग द्वारा दी गई है।
डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने इस पूरे मामले में जानकारी ठीक है। देकर एनडीटीवी को पूरी जानकारी दी है और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उन्होंने एनडीटीवी का भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा मामला है। एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेनी एसआई राम खिलाड़ी मीणा को गिरफ्तार किया गया है। डमी कैंडिडेट बिठा करके राम खिलाड़ी पास हुआ था। 22 मार्च तक की पुलिस रिमांड पर फिलहाल आरोपी को भेजा गया है। एसओजी मुख्यालय में आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है और अब तक 49 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एसओजी मुख्यालय में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अब तक 49 ट्रेनी एसआई जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और एक और ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, आप एक और गिरफ्तारी हुई है? तो देखिए, एक और गिरफ्तारी एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का जो पूरा मामला है और उसमें ये जो गिरफ्तारी है ये डमी कैंडिडेट बिठाने से संबंधित है। जो आरोपी इस मामले में है राम खिलाड़ी मीणा, जो कि ट्रेनी एसआई है, उसको एसओजी ने गिरफ्तार किया है। उसने अपनी जगह पर एक डमी कैंडिडेट को बिठाया था और उसके बाद उसने परीक्षा पास की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां बॉर्डर से गिरफ्तार पाकिस्तान महिला का मामला है और महिला को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। हमरा उर्फ अमारा को अब पुशबैक किया जाएगा। 4 दिनों तक चली जेआईसी के बाद इस पर फैसला लिया गया है। भारत पाक बॉर्डर से बलूच महिला पकड़ी गई थी और फिलहाल अब उसको पाकिस्तान वापस भेजने की तैयारी है। तो पाकिस्तानी महिला का यह मामला था और आपको बता दें कि बॉर्डर से गिरफ्तार इस महिला को किया गया था। महिला को अब वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। हमरा उर्फ अमारा को पुशबैक किया जाएगा, यानी कि वापस उसको भेजा जाएगा। 4 दिनों तक जेआईसी की बैठक के बाद इस पर फैसला लिया गया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से यह बलूच महिला पकड़ी गई थी जो कि भारत में रहना चाहती थी। उसने अपनी परेशानियां बताई थी कि वो पाकिस्तान में परेशान है। प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या जानकारी है? बलूच महिला को वापस भेजा जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय सीमा में जिस पाकिस्तानी महिला ने प्रवेश किया था उस महिला की है वो करीब 4 दिनों की जो जेआईसी चली थी। जेआईसी में पूछताछ संयुक्त रूप से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की और अब पूछताछ के बाद उस महिला को है वो वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला है वो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। इसके बाद से है अब सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार जो भारत सरकार है वो पाकिस्तान में जो पाक रेंजर्स है उनसे बात करेंगे और पाक रेंजर्स से बात करने के बाद है उस महिला को वापस पाकिस्तान सौंपा जाएगा। हालांकि जो महिला है वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस दिन महिला ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था उसी दिन महिला को जब बीएसएफ ने ललकारा और वापस जाने के लिए कहा तो उसने कहा कि वो अब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती और वहां अपने परिवार जो अपने पति व अपने ससुर से तंग आकर है वो भारतीय सीमा में आई थी। तो ऐसे में अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उस महिला की जेआईसी के बाद है उसको वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला है वो किया है। हालांकि अब पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग होगी जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वो महिला पाकिस्तान उस महिला को वापस लेता है या नहीं लेता। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान विधानसभा सदन में शुक्रवार को मीसाबंदियों को आर्थिक मदद वाले बिल पर जमकर हंगामा हुआ। सदन की मेज पर लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक आया तो बीजेपी ने देश में आपातकाल थोपने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका पर सवाल उठाए और बीजेपी विधायकों ने कहा कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है। पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मीसाबंदियों को आर्थिक मदद देने के मुद्दे पर कहा कि इन्होंने सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है। राजस्थान की सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। कुछ आपातकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार के द्वारा लोकतंत्र के सेनानियों को जो बंद किया गया था उनमें स्टूडेंट्स भी थे, व्यापारी थे, किसान थे, वकील थे, डॉक्टर थे। उन लोगों का जो जीवन बर्बाद हुआ, उनके परिवार नष्ट हुए,
उनको संबल देने के लिए लोकतंत्र सेनानी विधेयक, उनके सम्मान के लिए पेंशन, चिकित्सकीय सुविधाएं, आवागमन ट्रांसपोर्टेशन हेतु सुविधाएं और अन्य सुविधाएं देने का उनको और उनके परिवार को, यदि पति लोकतंत्र सेनानी था और किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है तो उसकी पत्नी को, और पत्नी स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानी थी तो उनके पति को, इस तरह के प्रावधान रख करके एक ऐतिहासिक बिल आज राजस्थान की विधानसभा में पारित हुआ है। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की ओर से एक भी वो व्यक्ति नहीं बोला जो इमरजेंसी के दौरान युवा हो या जेल गया नहीं गया कोई विषय नहीं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उसने वो कालखंड देखा हो। वो सभी सदस्य बोले जो इमरजेंसी के कालखंड के बाद में इस संसार में आए हैं, और प्रतिपक्ष के नेता भी 45 साल के ही हैं और इमरजेंसी को लगे हुए 50 साल हो गए। अच्छा होता जो वरिष्ठ सदस्य उनको बुलवाते और उनके मुंह से ये कहलवा देते कि नहीं इमरजेंसी का कालखंड ठीक था, तो हमको लगता कि नहीं जिन्होंने ये आप कालखंड देखा है वो इस संबंध में बोल रहे हैं। मीसाबंदियों को लोकतंत्र का सेनानी नाम देके हजारों रुपए उनकी पेंशन, उनकी रोडवेज की सुविधा, उनकी मेडिकल की सुविधा। अरे भाई मेडिकल की सुविधा तो हमने इतनी अच्छी दी थी, 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी बीमा था, उसी को अच्छा से चला देते तो आप सब उसी में कवर हो जाते, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, दिक्कत ही नहीं आती। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे रहे हैं। सुबह मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मंत्री जवाब ही नहीं दे पाए कि पिछले बजट में जो बसों के खरीदने की बात थी वो कब तक खरीदेंगे, वो ही पूरी नहीं हो रही। तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पूरा दिन हो गया, सुबह रिक्को का बिल लेके आए अपने लोगों को फायदा देने के लिए। ये राजस्थान को भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाह रहे हैं, कंपनियों को फायदा देना चाह रहे हैं, किसानों की जमीन फ्री में दिलाकर और उसी जमीन को कारोबारियों के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए में बेचा जा रहा है, उस चीज के लिए बिल लेके आ रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बिल लेके आ रहे हैं। और अब आपको डीडवाना के उन युवकों से मिलवाते हैं जो झांसे में आकर के विदेश तो चले गए, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे उन लोगों को चंगुल में फंसा करके साइबर गुलाम बना लिया गया और कैसे उनके साथ टॉर्चर किया गया। आज इंटरनेशनल साइबर स्कैम सेंटर हम एक्सपोज करेंगे, जिसमें खुद पीड़ित बताएंगे अपनी आप बीती। विदेश गए थे पैसा कमाने, टारगेट मिलता है कि इतने का आपको फ्रॉड करना ही करना है, अगर फ्रॉड नहीं करोगे आपको टॉर्चर किया जाएगा, 18 घंटे आपसे काम करवाएंगे। फंस गए स्कैम सेंटर में, खाना नहीं दिया जाएगा, आइसोलेट कर देंगे। जवानों को बनाया गुलाम, काफी लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। 29 लोग आए वापस। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक्शन लिया था, तो एक्शन लेने के बाद थाईलैंड पे प्रेशर बनाया था, तो थाईलैंड गवर्नमेंट ने म्यांमार गवर्नमेंट मिलिट्री के साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था। बैंकॉक से वापस आए राजस्थान के ये वो लोग हैं जो विदेश में गए तो पैसा कमाने के लिए थे, लेकिन वहां एक बड़े गैंग के स्कैम सेंटर में फंस गए। घर के लोगों ने भेजा तो बड़ी उम्मीदों के साथ था, लेकिन वहां गैंग के दबाव में साइबर गुलाम बन गए। वहां से वापस आए डीडवाना के एक पीड़ित से हमने बात की और जाना कि आखिर वहां तक वो कैसे पहुंचे और इतने दिन वो वहां कैसे रहे। इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 540 भारतीयों को वापस लाया गया, उसमें से 31 जो थे वो राजस्थान के निवासी थे। उनको सीबीआई के पास एक रजिस्टर्ड केस है, उसके अंतर्गत उनको पहले लॉट में 10 राजस्थानी आए, दूसरे लॉट में करीबन 24 जने, पहले लॉट में 7 आए, दूसरे लॉट में 24 आए, जिसमें 31 कुल राजस्थानी आए। विदेश से वापस आए डीडवाना के पीड़ित ने बताया कि उसे कस्टमर सर्विस जॉब का बोलकर थाईलैंड भेजा गया था, जहां से उन्हें कंपनी के बॉर्डर के पास शिफ्ट होने की बात कहते हुए बॉर्डर क्रॉस करवाकर म्यांमार भेज दिया गया। यहां बड़े बड़े गैंगस्टर के स्कैम सेंटर चलते हैं, जहां उन्हें बंधक बना करके रखा गया।
जयपुर टू थाईलैंड स्कैम सेंटर। कस्टमर सर्विस जॉब बोलकर थाईलैंड भेजा, कंपनी के बॉर्डर के पास शिफ्ट करवाया, बॉर्डर क्रॉस करवाकर म्यांमार भेज दिया। यहाँ बड़े बड़े गैंगस्टर के स्कैम सेंटर चलते हैं, जहां पर लोगों को बंधक बनाकर रखा गया। वहां चारों ओर आर्मी तैनात रहती है, किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जाता। 70 से 80 हजार सैलरी का लालच दिया गया। साइबर ठगी की ट्रेनिंग देकर उनसे फ्रॉड करवाया गया। लगातार 18 घंटे काम कराया जाता और काम नहीं करने पर उन्हें यातनाएं दी जाती, उन्हें खाना तक नहीं दिया जाता और अकेले बंधक बना दिया जाता। यहाँ तो इंडियन एम्बेसी में मेल किए थे, काफी यहाँ के इंडिया के काफी लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो उन्होंने वो अभी से नहीं लंबे टाइम से मेल कर रहे हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक्शन लिया था, तो एक्शन लेने के बाद थाईलैंड पे प्रेशर बनाया था, तो थाईलैंड गवर्नमेंट ने म्यांमार गवर्नमेंट मिलिट्री के साथ मिलकर ये ऑपरेशन चलाया था। तो मिलिट्री आती है, जिन बंदों को काम करना होता है वो तो वहीं रुक जाते हैं, उनको पूछती है मिलिट्री, जबरदस्ती नहीं लेके जाती। स्कैम सेंटर में मिलिट्री आएगी, पूछेगी आपको काम करना है नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो आपको वापस भेज देंगे, करना है तो आप रुक सकते हो वहाँ पे। स्कैम जो चलता था, ये स्कैम केवल उन्हीं देशों में सीमित था या उसका दायरा बड़ा था, या इंडिया में भी उसका कुछ असर होता था क्राइम पर? इंडिया में तो है कि भाई आदमी जैसे हम खाना पीना टॉर्चर वॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन ये ज्यादातर चलता है म्यांमार में, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। अभी म्यांमार में ज्यादा है, कंबोडिया शिफ्ट होकर सारे म्यांमार में शिफ्ट हो गए हैं। वो बॉर्डर के एरिया में है जहाँ पे लॉलेस है, कानून नहीं है, कोई भी मिलिट्री है, अलग अलग टाइप की चाइनीज पैसा देते हैं उनको, मिलिट्री प्रोटेक्ट करती है चाइनीज को। हाल ही में म्यांमार थाईलैंड सीमा पर साइबर अपराध केंद्रों में फंसे ऐसे ही 540 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक स्वदेश वापस लाया गया। इनमें से 283 नागरिकों को 10 मार्च 2025 को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से थाईलैंड के माईसोट से भारत लाया। विदेश से वापस लौटे लोगों में राजस्थान के 29 और डीडवाना जिले के 8 युवकों को वापस लाया गया। देखिए, राजस्थान के विभिन्न जिलों से, विशेष तौर से जो डीडवाना कुचामन है, यहाँ से काफी लोग विदेशों में अपना धंधा करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसी के तहत कुछ लोग यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इत्यादि देशों में गए थे। वहाँ पे भारत सरकार द्वारा करीबन पूरे जो कंट्री है उसमें करीबन 540 लोगों को वापस लाया गया है। फिलहाल साइबर ठगी का ये इंटरनेशनल सेंटर एक्सपोज हो चुका है और वापस लौटे लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो पता चल रहा है कि कैसे कुछ लोग भोले भाले लोगों को फंसाकर उन्हें साइबर गुलाम बनाते और ठगी के इस जाल में फंसाकर उनसे फ्रॉड करवाते। खैर, अब ये विदेश जाने का सपना रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ा सबक है कि बाहर जाने का सपना और ज्यादा पैसा कमाने की चाहत कहीं आपको किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसा दे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। और अब खबर पाली से है, जहां पर युवक पर हमला करने वाले पैंथर को वन विभाग की टीम पकड़ने में कामयाब हो चुकी है। पैंथर को जोधपुर वन विभाग की देखरेख में रख दिया गया है। कुछ दिनों तक पैंथर को माचिया रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा और आक्रामक हो चुके पैंथर को आला अधिकारियों के निर्देश पर फिलहाल कुछ दिनों तक देखरेख में रखा जाएगा, जिससे इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो सके। जोधपुर लाने के बाद इसे जो है वापस से खाना दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों तक इस पर नजर रखी जाएगी। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? पैंथर के हमले में एक युवक की मौत हो गई थी, इस मामले में फिलहाल टीम को सफलता मिली है, पकड़ लिया है? बिल्कुल सुरेंद्र, अगर बात की जाए जिस तरह से पाली के जवई डैम के पास में जिस तरह से युवक पर हमला करने के बाद नरबख्शी पैंथर बन चुका था, चूंकि पहला हमला था, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमला करने के साथ अगर इंसानी खून अगर पैंथर के मुंह लग जाता है तो उसके बाद वो और दोबारा जो है शिकार में जो है इंसानों को ही ढूंढता है। ऐसे में वन विभाग ने जो है पहले से सतर्कता बरतते हुए इसको पकड़ कर लेकर जोधपुर आए और अब इसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। शांत वातावरण में इसको रखा गया है, साथ ही साथ इसको जो है नियमित रूप से डाइट दी जाएगी, इसके व्यवहार को चेकअप किया जाएगा कि कहीं ये हिंसक तो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं जवई डैम में जो युवक पर हमले करने के जो पैंथर था उसको पकड़कर वन विभाग टीम जोधपुर लाई है। शुभेंद्र। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।